आज के पाठ का शीर्षक है अपनी खबर की सृजन संस्कृति। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप उग्र जी के आरंभिक जीवन से परिचित हो सकेंगे, उग्र जी की विषम परिस्थितियों को जान सकेंगे, उग्र जी के समय के सामाजिक यथार्थ को जान सकेंगे, उग्र जी की आत्मकथा की चुनौतियों से परिचित हो सकेंगे। आइए हम उग्र जी के जीवन से परिचित हों। उग्र जी का जीवन बीहड़ किस्म का था। घर की आर्थिक स्थितियों ने उन्हें ढंग से जीने नहीं दिया। केवल आर्थिक अभाव ही नहीं, घर और आसपास का वातावरण भी शिक्षा तथा सामाजिक नैतिकता के मानदंडों के विरोध में था। घर से लेकर पड़ोस तक जुआ, गांजा, भांग और शराब का बेरोक टोक सेवन होता था। उनके बड़े भाई स्वयं घर में जुआ खेलते थे और कोई ऐसा नशा नहीं था जो उन्होंने न किया हो। उग्र जी को वे घर के बाहर बैठाए रखते ताकि वे पुलिस के आने पर उन्हें सावधान कर सकें। नशे की लत में वे रात को अपने पैर इस प्रकार दबाते जैसे बहुत बड़ा काम करके आए हों। घर की हालत बहुत खस्ता थी। सुबह खाने को मिल जाता तो शाम को भूखे ही सोना पड़ता था। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। आय तो अनियमित थी ही, ऊपर से कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। मझले भाई इन स्थितियों से घबराकर अयोध्या में साधु हो गए और रामलीला कंपनियों से जुड़ गए। घर को केवल बड़े भाई से उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था कि वे घर की आर्थिक दशा को पटरी पर लाने में सहायक हो सकें। जिस उम्र में उग्र जी को पढ़ना चाहिए था, वह उम्र विषम परिस्थितियों की बलि चढ़ रही थी। उग्र जी के लेखन में जो कटु यथार्थ है, वह इन्हीं जीवन स्थितियों के कारण है। व्यवस्थित जीवन न जी पाने की कटुता ने ही उन्हें उग्र बनाया था। केवल राजनीतिक समझ तथा साहित्यिक जगत ही नहीं, बल्कि अपने व्यावहारिक जीवन में भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। इसलिए कहीं टिककर नहीं रह सके। लगातार के भटकाव ने उन्हें व्यापक अनुभव तो दिए, लेकिन ऐसी साफगोई भी दी जो परिचितों के बीच भी अचीनेपन को लेकर आई। इन्हीं अनुभवों के बल पर उन्होंने हिंदी की अप्रतिम आत्मकथा अपनी खबर लिखी, जो अपने खरेपन और बेबाक वर्णन के लिए जानी जाती है। उग्र जी का बचपन घोर अभावों में कटा था। अल्पायु में पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई पर पूरे परिवार के भरण पोषण का दायित्व था, लेकिन बड़े भाई अपनी जिम्मेदारियों से विरत थे। वे अपने शौक मौज को ही अपना जीवन मानते थे। इसलिए ऐसा कोई शौक उन्होंने नहीं छोड़ा जिससे घर की बर्बादी रुक सकती। उग्र जी ने लिखा है कि मेरे पिता के उठ जाने से मेरे घर में अखंड अराजकता थी। मेरे घर में जुआ अक्सर हुआ करता। अक्सर जुए से जब नाल की रकम वसूल होती, तब मेरे घर में भोजन की व्यवस्था होती थी। आटा, चावल, दाल और नमक आता था। मेरी माँ और भाभी को मकान के पिछले खंड में कैद कर मेरा भाई पिछले खंड में जुए का फाड़ डालता, जिसमें मोहल्ले, कस्बा और आसपास के गांवों के भी शातिर जुआरी जुड़ते। जब भी मेरे घर में जुआ जमता, भाई की आज्ञा से दरवाजे पर बैठकर मैं गली के दोनों नाके ताड़ता रहता कि पुलिस वाले तो नहीं आ रहे हैं। जरूर इस ड्यूटी के बदले पैसा दो पैसा मुझे भी किसी परिचित जुआरी से मिलता रहा होगा। जुए की इस ज़बरदस्त पकड़ में मेरा भाई इस कदर पड़ गया था कि भाभी के सारे गहने बिक गए या अंत में बिक जाने के लिए गिरवी रख दिए गए। फिर मेरी माँ के गहनों की बारी आई। जिसने अपना संचय सौंपने में जरा भी हिचक दिखलाई, उसे भाई साहब ने जूतों, थप्पड़ों, घूसों, लातों से घूरा, अक्सर गांजा, चरस या शराब के नशे में। यूँ तो भाई मुझे भी मारता पीटता था बेसबब, बहुत बुरी तरह से अक्सर, लेकिन जब मेरी माँ को मारता और वह अनाथा बेवशा रोती, घिघियाती, तब भाई का आचरण मुझे बहुत ही बुरा मालूम पड़ता था। पर मैं कर ही क्या सकता था। उग्र जी ही नहीं, घर का कोई सदस्य भाई के इस व्यवहार के बारे में
कुछ नहीं कर सकता था। बड़ा परिवार, लेकिन आय का कुछ निश्चित साधन नहीं। इसलिए घर में अक्सर चूहे डंड ही पेला करते थे, या जजमानी से भिक्षा मिल जाती थी, या मेरी आई किसी की मजूरी कर कूट पीस कर लाती थी। बड़ी मुश्किलों से सुबह खाना मिलता तो शाम को नहीं, शाम मिलता तो सवेरे नहीं। जहाँ भोजन वस्त्र के लाले पड़े, वहाँ शिक्षा दीक्षा की क्या हालत रही होगी, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा दीक्षा दूर, मेरे सामने तो आंखें खोलते ही जीवन ग्रंथ का जो पृष्ठ पड़ा, वह शिक्षा दीक्षा को चौपट करने वाला था। बचपन की ये जीवन विकट समस्याएं किसी भी बच्चे के भविष्य को भयग्रस्त कर बाधा उत्पन्न करती हैं। उग्र जी ने जिस बेबाकी से अपने जीवन के अभावों का चित्रण किया है, उससे न केवल उनके बल्कि भारत के असंख्य बच्चों के जीवन की सच्चाई सामने आ जाती है। भूख, कुपोषण और अशिक्षा में जी रहे लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बचपन की स्मृतियां हमारे भविष्य का निर्धारण करती हैं। बचपन का भय और उल्लास आगे चलकर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उग्र जी का बचपन जिन स्थितियों से गुजर रहा था, उनमें किसी तरह के विकास की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन उग्र जी ने इन विषम परिस्थितियों में भी स्वयं को संभाले रखा। इसके पीछे के अन्य कई कारण हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अन्य गरीब बच्चों की तरह उग्र जी को भी समय पर पढ़ने का अवसर नहीं मिला। 14 वर्ष की उम्र में जब अधिकांश खाते पीते घरों के बच्चे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तब तीसरी कक्षा में उनका प्रवेश कराया गया। यह भी एक संयोग था कि बनारस में रहने वाले उनके चाचा ने उन्हें गोद लिया और पढ़ाने की व्यवस्था की। उग्र जी लिखते हैं, जानकार जानते होंगे कि 14-15 साल की वय में जवाहरलाल और शिव प्रकाश लंदन में शिक्षा पा रहे थे, उत्तम से उत्तम। लेकिन उसी उम्र में मुझे क्या शिक्षा मिली थी, मेरा जी ही जानता था। सच तो यह है कि शब्द शिक्षा मेरे निकट आते आते भिक्षा बन जाया करता था। 14 वर्ष की उम्र में भी यह संयोग मात्र था कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। चाचा ने गोद नहीं लिया होता तो चुनार में रहकर भाई कभी भी उन्हें पढ़ने नहीं भेजता। भाई स्वयं बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दुनियादारी में कुशल थे। यह कुशलता घर के सदस्यों तथा घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कभी काम नहीं आई, बल्कि उल्टे अपने दांव पेच से सब तरह के गलत काम कुशलतापूर्वक करने में ही वे अपनी चतुराई देखते थे। इन स्थितियों में उग्र जी का जीवन चौपट हो रहा था। पर इससे उबरने का कोई रास्ता भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। चुनार छोड़कर वे जाते भी तो उनका भाई उन्हें पकड़ कर ले आता और फिर से अपनी कठोर तथा निर्मम चाकरी में रखता। इन स्थितियों में कोई बालक कैसे बचपन का आनंद उठा सकता है। उग्र जी का बचपन गरीबी में जी रहे अधिकांश बच्चों की तरह पराश्रित था। उग्र जी केवल 2 वर्ष 6 माह के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। घर की आर्थिक स्थिति पहले भी ठीक नहीं थी, लेकिन पिता के जाने के बाद तो और बिगड़ती चली गई। गरीबी के साथ घर और मोहल्ले का वातावरण भी सामाजिक दृष्टि से सही नहीं था। कहने को तो घर भवन टोली में था, लेकिन आचरण से वह कहीं भी संस्कारित नहीं था। चारों ओर जुआ, शराब, गांजा, भांग और जुआ का तांडव होता रहता था। किसी ऐसे बच्चे के लिए जो अभी बहुत छोटा है और दुनिया को अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहा है, एक भद्दा चित्र उसके मन में उतरता चला गया। उसने अपने घर को ही नहीं बल्कि अपने आसपास को भी इस प्रकार के अनैतिक कामों में लिप्त पाया। उसके सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसके पास जीवन का कोई सुंदर नक्शा और सपना नहीं था। रात दिन पुलिस का छापा और उस छापे में असामाजिक कार्यों में लीन पूरा परिवेश। एक दिन उसके भाई को भी पुलिस पकड़ कर ले गई। कहना होगा कि ऐसे भाई को जिसके जिम्मे परिवार का पूरा भरण पोषण था। वे केवल बड़े भाई नहीं थे, बल्कि परिवार के ऐसे आधार थे जिनके पैसों से परिवार का पेट भर रहा था। किसी छोटे भाई के सामने बड़े भाई का यह अपमान बाल मन पर कितना प्रभाव छोड़ता है, इसे उग्र जी ने लिखा है।
सबसे पहले मेरे भाई साहब ही पुलिस की पकड़ में आए थे। गिरफ्तार दर्जन भर जुआरी हुए होंगे, फिर भी कई जान लेकर जूते छोड़कर भाग गए। उन जूतों की लंबी माला अलगू कुम्हार से ही तैयार कराने के बाद उसी गले में डालकर जुलूस बनाकर जब पुलिस वाले राजपथ से जुआरियों को हवालात की तरफ ले चले तो बंधुओं में मेरा भाई भी था। उस बहकारी जुलूस के पीछे काफ़ी दूर तक अपने भाई या अन्नदाता के लिए रोता हुआ मैं भी गया था। फिर घर लौटने पर देखा आई और भाभी रो रही थीं। यह सामान्य चित्र नहीं है, इससे न केवल घर और मोहल्ले की स्थिति का चित्र उभर कर आता है, बल्कि घर के अंदर की बेबसी भी उभरती है। उग्र जी अपने बड़े भाई को यूं ही अन्नदाता नहीं कहते, बल्कि वे जैसे भी बिगड़ैल थे, पेट भरने का माध्यम तो वे थे ही। उनका पकड़ा जाना परिवार के लिए दारुण दुख का कारण था, पर छोटे बालक उग्र जी की व्यवस्था यह कि वे यह सब देखकर भी कुछ कहने और करने की स्थिति में नहीं थे। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही थी और बड़े भाई साहब इन सब से अलग अपनी दुनिया में मगन थे। उग्र जी 8-9 साल के रहे होंगे कि बड़े भाई ने उन्हें रामलीला में सीता का अभिनय करने को कहा। जिस उम्र में सामान्य घरों के बच्चे पढ़ने में अपना मन लगाते हैं, उस उम्र में उग्र जी के सामने एक दूसरी दुनिया थी जो केवल बड़े भाई की सनक के आधार पर चलती थी। उग्र जी ने सीता के अभिनय करने की घटना के बारे में लिखा है कि त्रेता में जिस अयोध्या में राम बाम दिस जानकी विराजा करती थी, कलिकाल में उसी अयोध्या में रामलीला में ही सही कुछ दिनों बेचन पांडे भी सीता जी बना करते थे और हजार हजार लोग लुगाइयाँ, हजार हजार मेरे किशोर सुकुमार चरणों की धूल आँखों में आ जा करती थी। सो जिसकी अपनी जोरू जिंदगी भर नहीं रही, वह जिंदगी के आरंभिक वर्षों में ही राम की जोरू बन चुका था। यानी यह जो आज बड़े 30 मार्का बनते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, दरअसल जोरू हैं राम की। यह घटना उग्र जी की अपनी बेबसी को बताती है कि गरीबी में आदमी को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। पेट भरने के लिए जो भी काम करने पड़े उन्होंने किए, फिर भी दर दर भटकने के अलावा कुछ मिला नहीं। घर की स्थिति में ऐसा कोई सुधार नहीं आया जिसके बल पर वे सामान्य बच्चे का जीवन जी सकते हों। अभावों और संकटों से बचने के लिए किसी ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर हो जाते हैं। उग्र जी के बाल मन में यह विश्वास जम गया कि संकटों से मुक्ति के लिए उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, पर पुस्तक खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने सहपाठी की पुस्तक चुराने का निर्णय लिया। घर परिवार और मोहल्ले की स्थितियों ने उनके बाल मन को इस प्रकार गढ़ा था कि चोरी करने के निर्णय में उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगा। वे अपने आसपास यही सब तो देख रहे थे। इन्हीं आपराधिक परिस्थितियों को अपने आसपास देखते हुए उग्र जी बड़े हो रहे थे। उग्र जी की आत्मकथा की विशेषता यह है कि वे अपने घोर अभावों और तिरस्कारों को भी निष्प्रिय भाव से लिखते हैं कि पढ़ते समय उनके लेखन के प्रति चाव भी बना रहे और उनके दुख में दुखी भी होते रहते हैं। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि रामलीला मंडली में एक दिन भरत का अभिनय करने वाला पात्र बीमार हो गया तो उनके बड़े भाई ने कहा कि बेचन यह अभिनय कर लेगा। बड़े भाई के आतंक के साए में ही उग्र जी का बचपन गुजर रहा था, इसलिए उनका आदेश अंतिम होता था। बड़े भाई ने न केवल अभिनय करने के लिए कहा, बल्कि मुझसे उन्होंने गांजे के नशे में चूर आंखें दिखाकर कहा, भरत के काम में जरा भी भूल की तो याद रहे लीला भूमि से ही पीटते पीटते तुझे डेरे पर ले चलूँगा। उनसे पिटने का मुझे इतना डर था कि भरत तो भरत, वो धमकाता तो मैं कमिसिनी भूर दशरथ का पाठ भी अदा करके रख देता, रावण का भी। उस दिन राम के वनगमन के बाद ननिहाल से बेहाल लौटे भावुक भाई भरत का संवाद था। कौशल्या के आगे वशिष्ठ की सभा में परम साधु बड़े भाई के मोह में भरत को रोते चित्रित किया है तुलसीदास जी ने। मुझे रोना आया था बड़े भाई के क्रूर भय से, और मैंने बहुत सावधानी से भरत का अभिनय किया। रामायण मुझे याद थी ही, सो बिना रामायण का मुख दे के संवाद की चौपाई पर चौपाई, दोहे पर दोहे अर्थ सहित में सुनाता गया। मैं रोता था
भाई के भय से जनता ने समझा भरत जी अभिनय कला का शिखर छू रहे हैं। इस घटना से जो दृश्य बनता है वह एक डरे हुए बच्चे का है। यह डर केवल पिटने का नहीं है, बल्कि यह उन स्थितियों से उभरा है जो उग्र जी अब तक झेलते आए हैं। उग्र जी ही नहीं, पूरे परिवार ने बड़े भाई के इन अत्याचारों को झेला है, जो भय के कारण बनकर आतंक की तरह छाए रहते हैं। उग्र जी ने आगे लिखा है, पाम तो उस दिन भी मैं भाई साहब के दापता रहा तब तक वो सो नहीं गए। हाँ, उस दिन उन्होंने नित्य की तरह पाँव दबाते दबाते 2-4 लातें नहीं लगाईं कि मैं ठीक से क्यों नहीं दबाता, कि मैं झपकियाँ क्यों लेता हूँ। रामलीला मंडलियों में उन्होंने अपना बचपन गुजारा और उनके कटु यथार्थ को अंदर से देखा। उन्होंने निकट से अनुभव किया कि भगवान राम के नाम पर रामलीला मंडली और उसके मंडलाधीश किस तरह भोली भाली जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर ऐश कर रहे हैं। उनके अंदर न तो राम भक्ति है और न कोई रामादर्श। उग्र जी को इन सब से बहुत दिनों बाद तब मुक्ति मिली जब चाचा के सामने पढ़ने की व्यवस्था करने के लिए गिड़गिड़ाए। बाद में काशी के सहृदय बाबू शिव प्रसाद गुप्त की कृपा पर उन्होंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन व्यवस्थित जीवन उनके भाग्य में लिखा ही नहीं था। एक बार व्यवस्थित होते और फिर उजड़ जाते। सारा जीवन इन विषम परिस्थितियों को अनुकूल बनाने या उनके अनुसार जीने में ही कट गया। सामाजिक यथार्थ किसी भी लेखक का पूरी तरह नहीं तो अंततः निर्माण करता है। उग्र जी के निर्माण में भी समय की यथार्थ का दबाव स्पष्ट देखा जा सकता है। कहना होगा कि आत्मकथा में जिन स्थितियों को रेखांकित किया गया है वे अंग्रेज शासित भारत की हैं। अंग्रेजों के राज में जाति प्रथा तो बराबर रही, लेकिन आर्थिक स्थिति उन्हीं लोगों की मजबूती थी जो या तो अंग्रेजों की नौकरी चाकरी में थे अथवा जो जमींदार थे। बाकी जनता, चाहे वह सवर्ण हो अथवा दलित, सब गरीबी में ही जी रही थी। उग्र जी का जन्म जिस परिवार में हुआ वह ब्राह्मण परिवार था। पिता की थोड़ी सी जजमानी तथा बिहारी साहू मंदिर की पुजारगिरी थी, जिससे परिवार का खर्च बहुत सहजता से चल जाता था। लेकिन अल्पायु में पिता की मृत्यु और बड़े भाई की कुसंगति ने परिवार का नाश कर दिया। बगैर आर्थिक स्थिरता के कोई ब्राह्मण हो या और कोई, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उग्र जी को ब्राह्मण होने का दम्भ कभी नहीं रहा। उन्होंने अपनी गली यानी बभन टोली के यथार्थ को खुलकर लिखा है। मैं उस गली की कहानी बतला दूं जिसमें मैंने जन्म लिया था। सद्दूपुर मोहल्ले की एक गली बभन टोली। गली के इस सिरे से उस सिरे तक ब्राह्मणों ही के मकान एक तरफ और दूसरी तरफ भी एक तेली तथा 2-3 कोरियों के घरों को छोड़ बाकी ज़मीनें ब्राह्मणों की। हम लोगों की जजमानी यूँ ही जैसे सीताराम थी। कहिए हम शानदार भिखारी थे। भिखारी सड़क पर कपड़े फैला या गलियों में हाथ पसार कर भीख मांगता है, लेकिन हमें गरीब और ब्राह्मण जानकर लोग हमारे घर भीख पहुंचा जाते थे। पिता के जीवित रहने तक ब्राह्मण होने का यह भ्रम लोगों को बना रहा, लेकिन बाद में तो पूरे मोहल्ले में जिस प्रकार नशे और जुए का चलन बढ़ा, उसके पतन की कोई सीमा नहीं रही। एक दिन तो बनारस से कोई वेश्या भी मोहल्ले में आई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई यह कहने की कि घर परिवारों में इस प्रकार की बेहयाई ठीक नहीं है। उग्र जी इस सामाजिक यथार्थ से बचपन में ही परिचित हो चुके थे। जाति वर्ग में श्रेष्ठ समझे जाने वाले लोगों के मोहल्ले की यह कहानी है, तो बाकी की क्या स्थिति रही होगी, इसे समझना कठिन नहीं है। उग्र जी ने अंग्रेज मानसिकता को भी रेखांकित किया है। अंग्रेज शासक थे, इसीलिए उनके छोटे से छोटे अंग्रेज कर्मचारी भी स्वयं को शासक ही समझते थे। चुनार में बड़ी छावनी थी। अंग्रेज़ों के आवास अलग थे, लेकिन उन्हें देखने की उत्सुकता निरंतर बनी रहती थी। उग्र जी ने लिखा है, उन दिनों नित्य ही सद्दूपुर मोहल्ले की भवन टोली गली से सोल्जर्स, एंग्लो इंडियन, गोरा काला पादरी और वह घोड़ी सवार मैम विधवा मिसेस बिल्सन गुजरती थी। भयभीत कौतूहल से मोहल्ले के हम अधनंगे बच्चे
साहब सलाम और मेम साहब सलाम किया करते थे। मेम साहब घोड़ी की एक तरफ बैठी रोज़ ही बाजार लेने स्वयं जाती थीं। वह घोड़ी पर चढ़ी चढ़ी सारी चीज़ें खरीदती थीं, मछली, मुर्गी, मांस, तीतर, बटेर, साग सब्जी तथा ऋतु फलों का उन दिनों चुनार में ढेर लगा रहता था। तब घी रुपया सेर बिकता था, लेकिन घी खाने योग्य पैसे तब अपनी गृह में थे ही नहीं। घी जब इतना सस्ता था तो अनाज भी तो भूसा भाव रहा होगा। अनाज, गुड़, खांड, चीनी सभी पानी के मोल थे, फिर भी अपने लिए दुर्लभ थे। अपने ही जीवन को 60 वर्ष बाद देखने से जो दुख पैदा होता है, उस दुख की अभिव्यक्ति कितनी मर्मस्पर्शी होगी, इसे देखने के लिए उग्र जी की इस टिप्पणी को पढ़ना आवश्यक है। दारिद्र्य में कष्ट होता है, यह जानने लायक तो मैं हो गया था, पर दारिद्र्य में अपमान भी कुछ है, मुझे मुतलक पता नहीं था। यह ऐसा यथार्थ है जिसे समझे बिना न समाज को जान सकेंगे और न जाति व्यवस्था के यथार्थ को। अब हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि उग्र जी की आत्मकथा अपनी खबर हिंदी आत्मकथा साहित्य में एक प्रकार की चुनौती के रूप में सामने आई है। इसमें जिस प्रकार की बेलोस कथन शैली तथा परिस्थितियों की मार के आगे आदमी को बौना दिखाया गया है, उससे उग्र जी का जीवन संघर्ष अधिक सघन और मार्मिक रूप में उपस्थित हुआ है। सामान्यतः 4-5 वर्ष की उम्र में विद्यालय जाने वाले बच्चों की तरह उग्र जी को यह सुविधा नहीं मिली है। वे अपनी गली और रामलीलाओं के कटु यथार्थ को देखने के बाद 14 वर्ष की उम्र में विद्यालय में पढ़ने गए। भयंकर गरीबी ने उन्हें यह सोचने ही नहीं दिया कि जीवन इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। बड़े भाई की यातनाओं और क्रूर व्यवहार ने उनका बचपना छीन लिया था। इन्हीं बीहड़ अनुभवों से उनकी जो दृष्टि निर्मित हुई, उन्होंने उसे साहित्य और पत्रकारिता में लिखा, जिसे कुछ अभिजात्य लोगों ने चाकलेटी साहित्य की संज्ञा देकर खारिज करना चाहा, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। उन्होंने चुनौती के रूप में एक नए प्रकार का सामाजिक यथार्थ प्रस्तुत किया है, जिसे उनकी आत्मकथा में स्पष्ट देखा जा सकता है।